बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वायुमंडल में जल अर्थात वाटर इन द एटमॉस्फेयर। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है बच्चों। पार्ट 2 में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात आपको सिर्फ 2 पार्ट देखने हैं इस चैप्टर के और उसमें आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आपका आर्द्रता, दूसरा है आर्द्रता से संबंधित है निरपेक्ष आर्द्रता और तीसरा है सापेक्ष आर्द्रता। संतृप्तता और ओशांक इसके बारे में हम डिटेल वाइज अभी पढ़ेंगे, तो इसको अभी हम यहीं पे स्किप करते हैं, आगे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आर्द्रता समझिए। हवा में मौजूद जलवाष्प यानी कि जो जलवाष्प होता है वो जब हवा में मौजूद होता है उसे कहते हैं आर्द्रता। अब देखिए एक तरफ है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी तरफ है सापेक्ष। तो निरपेक्ष आर्द्रता है आपकी मात्रा से संबंधित यानी कि आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। और प्रतिशत को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्द्रता से संबंधित पहला पॉइंट। अब जो है हम पढ़ेंगे बच्चों संघनन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाष्पीकरण तथा संघनन, वाष्पीकरण तथा संघनन। तो देखिए जलवाष्प जो होता है जब वो जल के रूप में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से ये जो प्लांट है लगाया गया है और इसके ऊपर से ये जो है वो वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है। वाष्पीकरण कह लीजिए, संघनन कह लीजिए, ठीक है। इन प्लांट से जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से हो रहा है। अब देखिए जलवाष्प जो है वो जल के रूप में बदल गया तो उसे क्या कहेंगे? संघनन। अब आगे देखिए ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण है। अर्थात देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जब आर्द्र हवा अर्थात जो गर्म हवा होती है, ठीक है, वो ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अर्थात जो जलवाष्प होता है वो सिर्फ गर्म हवा में ही धारण किया जा सकता है, ठंडी हवा में आप इसे धारण नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हवा की बात की जा रही है। तो क्या हो गया यहाँ पे अब कि जो आर्द्र हवा है उसकी वजह से जो मतलब आर्द्र हवा जब ठंडी होती है तो उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो जलवाष्प होता है वो द्रव रूप में अर्थात बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है और जब ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तब इसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं बच्चों? जब जलवाष्प द्रव रूप में संघनित हो जाता है यानी कि फिर उसके बाद जो है वो बूंदों के रूप में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है और जाके वस्तुओं पे जैसे कि फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, पत्थर इन पे गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। अब देखिए स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को कहते हैं संघनन केंद्रक। तो संघनन क्या है और संघनन केंद्रक के बारे में आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए आगे संघनन के लिए कुछ उत्तरदायी अवस्थाएं भी होती हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है इन्हें देखते हैं। तो उत्तरदायी अवस्थाएं, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए, यानी कि तापमान उस स्तर तक गिर जाए कि ओसांक यानी कि अर्थात ओस जमने की स्थिति आ जाए। तो वायु का आयतन नियत हो, ठीक है। दूसरा है वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण के द्वारा वायु में अधिक जलवाष्प प्रविष्टि हो जाए। अब इन तीनों में से जो सबसे सही मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है हवा के तापमान में कमी, क्योंकि अधिकतर जो भूगोलवेत्ता है उनका यही कहना है कि हवा में तापमान की कमी के कारण ही जलवाष्प के लिए जलवाष्प नहीं संघनन की क्रिया होती है। अब बच्चों आप पढ़ेंगे संघनन के रूप। संघनन के रूप को आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले संघनन का रूप होता है ओस। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होता है तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि बच्चों आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक फूल है यहाँ पे पीले कलर का और इस पे कुछ पानी की बूंदें पड़ी हुई है। ये जो है वो ओस का प्रतीक है।
ठीक है, ये बूंदे किसका प्रतीक है, ओस का यहाँ पे प्रतीक आपको दिखाई दे रही है। अब ओस के लिए मुख्य अवस्थाएं क्या होती है कि स्वच्छ आकाश हो, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए तथा ठंडी एवं लंबी रातें। तभी आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में ही आपको ये जो ओस है वो देखने को मिलती होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके संघनन के रूप में ओस के बारे में सारी जानकारी। अब जो है वो हम देखेंगे आखिर तुषार क्या होता है। ठीक है, ओस के बाद अब हमारा ऑप्शन पॉइंट है तुषार। तुषार क्या है, चलिए तुषार को देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यह ठंडी सतहों पर बनता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे चेयर्स दी हुई है, ठीक है, जिसपे बर्फ जमी हुई है। इधर यहाँ पे पेड़ भी है जिन पर भी बर्फ जमी हुई है, और इस रास्ते में भी बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। तो ये जो है वो एक तरह से क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है ये तुषार। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, तुषार। अब तुषार का अर्थ क्या होता है, यह ठंडी सतहों पर बनता है, यानी कि जो सतह ठंडी होती है वहां पे बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु अर्थात 0 या उससे नीचे चले जाने पर यह होता है। इसमें अलावा मतलब इसके अलावा जो है वो पानी की बूंदों की बजाय बर्फ के छोटे छोटे रवों अर्थात कणों के रूप में ये जमा होता है, यानी कि ये ओस की तरह नहीं होता है। तुषार जो होता है वो जो बर्फ होती है उसके छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है, जमा होता है। और इसके बनने की जो अवस्था है वो ओस के समान ही है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि तापमान जो है वो जमाव बिंदु पर होना चाहिए या फिर उससे नीचे, क्योंकि जब उससे नीचे होगा जमाव बिंदु से तभी तो इसमें जो बर्फ है उसके छोटे छोटे कण बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया तुषार क्या होता है, तुषार के बनने की अवस्था है। आगे है कोहरा एवं कुहासा। कोहरा एवं कुहासा, इस चित्र में बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जंगल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो जंगल है यहाँ पे सूर्य जब निकला है, मतलब सूर्य जो है जब वो निकला है तो यहाँ पे आपको रोशनी दिख रही है, कुछ धूल के कण दिख रहे हैं। मतलब इसको जो है वो आप कोहरा एवं कुहासा के संदर्भ में देखिए। जब बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सहित अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। यह सतह के काफी निकट होती है। कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं तथा इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। धूम्र कोहरा किसे कहते हैं, जब कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बने तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो कोहरा एवं कुहासा के बारे में ये चीज आपको पता चली। आगे जो है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों आपका सबसे आखिरी है बादलों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ बादल है। ठीक है, अब बादलों को आप समझेंगे किस तरह से, इसको जो है वो हम एक अलग टॉपिक के जरिए समझेंगे बादलों के प्रकार के बारे में। अभी के लिए एक सिंपल से डेफिनेशन समझ लीजिए। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे कणों के सहित होते हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। यानी कि बादलों का निर्माण किसकी वजह से होता है, जलवाष्प के संघनन के कारण बादलों का निर्माण होता है। अब जो है वो हम पढ़ेंगे इसके मतलब कि बादलों के जो प्रकार है इसके बारे में। तो उसमें आपको जो है वो बादलों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बादलों के प्रकार दिए हुए, लेकिन उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है इसके बारे में, और इसके लिए उत्तरदायी अवस्थाएं क्या होती है, संघनन के रूप, जिसमें आपने ओस के बारे में पढ़ा, तुषार के बारे में पढ़ा, कोहरा एवं कुहासा के बारे में पढ़ा, और फिर बादल के बारे में। अब हम देखेंगे बच्चों बादलों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बादलों के प्रकार में देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है वर्षा में, अर्थात जो वर्षा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बिजली कड़क रही है। ठीक है, एक बार मैं इसको येलो लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो है बिजली यहाँ पे कड़क रही है, बादल बहुत ही काले हैं, मतलब कि जो वर्षा है वो काफी भयानक अभी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये तो जो है वो वर्षा के बादल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया में। ठीक है, तो इसको समझिए क्या है ये वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ ये जो है वो काले हैं और एक तरफ ये स्लेटी रंग हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। पृथ्वी की सतह से ये आपको काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी, अर्थात ये सूर्य की किरणें यहाँ जो है वो अपने से गुजरते नहीं देते हैं। कभी कभार जो बादल है
वो इतनी कम ऊंचाई पर भी होती है कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होता है। आप कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार आपको यहाँ पे जो बादल है वो इसके पॉइंट के काफी नजदीक दिखते हैं, लेकिन जब आप यहीं पे जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा था जितनी दूरी, वही दूरी आपको यहाँ पे भी दिखेगी। बस क्या होता है, कई बार हमें प्रतीत होता है कि ये जो बादल है वो काफी नजदीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो वर्षा मेघ क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काले गहरे गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, पृथ्वी के काफी नजदीक बनते हैं और ये सूर्य की किरणों को अपने से आर पार नहीं जाने देते हैं। अब जो है अगला वो है कपासी मेघ। ठीक है, अब कौन सा है हमारा, कपासी मेघ। कपासी मेघ और जो पक्षाब मेघ है, इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ ऊंचाई का डिफरेंस है, बाकी सब एक ही जैसे है। ठीक है, कपासी मेघ का निर्माण कहाँ होता है, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर, और ये रुई के समान दिखते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, ये चपटे आधार वाले होते हैं। तो इस इमेज में बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े बादल यहाँ पे है, फिर 2-4 बादल यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर थोड़े थोड़े बादल जो है वो अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है, बिखरे बिखरे बादल है। तो ये कौन से, कपासी मेघ है। ठीक है, जो कि कहाँ पे बनते हैं, 4000 से 7000 की ऊंचाई पर। ये तो हो गया आपके कपासी मेघ की विशेषता। अब पक्षाब मेघ, इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर पतले तथा बिखरे हुए बादलों से होता है, जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, पक्षाब मेघ क्या है, इनका निर्माण कहाँ होता है, 8000 से 12000 की ऊंचाई पर, और इनका बिखराव भी कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह से कपासी मेघ के होते हैं, लेकिन ये जो है वो हमेशा सफेद रंग के ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पक्षाब मेघ और कपासी मेघ के बारे में आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आपके जो आखिरी है बादलों का प्रकार, जिसका नाम है स्तरी मेघ। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी यहाँ पे स्तरी मेघ के बाद। तो स्तरी मेघ को पढ़ते हैं, क्या है ये, देखिए स्तरी मेघ के बारे में। हाँ, स्तरी मेघ ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। देख सकते हैं ये जो आकाश है, ठीक है, इसके बहुत बड़े भाग में ये जो बादल होते हैं स्तरी मेघ, ये फैले होते हैं आकाश के बहुत बड़े भाग में। सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि ऊष्मा के ह्रास की वजह से और कभी कभी अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने की वजह से ये जो बादल है वो आपको बनते हुए प्रतीत नजर आते हैं आसमान के अंतर्गत। ठीक है, तो बादलों के प्रकार के बारे में आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो है बच्चों वो वर्षा मेघ के कुछ स्तर आपको यहाँ पे बताए गए हैं। वर्षा मेघ जो है उसके स्तर के बारे में। अब वो स्तर कौन कौन से उसे देखते हैं, वर्षा मेघ के स्तर। सबसे पहले है ऊंचे बादल। ऊंचे बादल अर्थात पक्षाब, पक्षाब स्तरी और पक्षाब कपासी। दूसरे हैं मध्य ऊंचाई वाले बादल, स्तरी, मध्य तथा कपासी मध्य। तीसरे है कम ऊंचाई के बादल, स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। तो ये जो है वो वर्षा मेघ के कुछ प्रकार थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके प्रकार के बारे में। क्योंकि जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो है वो आता है 5 नंबर का कि बादलों के प्रकार बताइए, तो आप इसे अच्छे से लिख सकें। तो एक बार फिर से बच्चों समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है जिसमें आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता के बारे में हमने जाना है। वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, संघनन केंद्रक क्या होता है, संघनन के लिए उत्तरदायी जो अवस्था है वो क्या होती है, संघनन के रूपों में हमने ओस के बारे में पढ़ा है, तुषार के बारे में पढ़ा है, कोहरा एवं कुहासा के बारे में पढ़ा है और बादल के बारे में पढ़ा है। फिर बादलों के प्रकार के अंतर्गत वर्षा मेघ क्या होते हैं, कपासी मेघ क्या होते हैं, पक्षाब मेघ क्या होते हैं और स्तरी मेघ क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। और वर्षा मेघ के स्तर क्या होते हैं ये सभी हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।